लिखो भारतीय, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, अधिनियम, संहिता तो नहीं है वाला, है ना। हिंदू लॉ में पढ़ा ना संहिता, क्या होता है संहिता, बोलो। अरे आपने पढ़ा होगा, हमने तो नहीं पढ़ा, है ना। 2023, ठीक है। क्या कर रहे हैं इसमें हम, सेक्शन 119, है ना। उससे पहले तीन चीजें थी ना हमारे पास, कौन कौन सी थी, मे प्रिज्यूम वाली, है ना। कुछ में मे प्रिज्यूम होता है, कुछ में शैल प्रिज्यूम होता है, कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा, और कुछ में कंक्लूसिव प्रूफ होता है ना। बताओ कहाँ कहाँ है ये सेक्शन, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज H, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज L, और 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज C B, ठीक है। मतलब कोर्ट के पास कहाँ कहाँ ऑप्शन है कि वो प्रिज्यूम करे या ना करे, कहाँ का ऑप्शन ही नहीं, उसे प्रिज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रेप के केस में कंसेंट नहीं है, शेल प्रिज्यूम है, कोर्ट को करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, प्रिजम्पशन से बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे शिफ्ट हो जाता है। अगर प्रिज्यूम कर लिया तो बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पे चला जाता है कि हम तो प्रिज्यूम कर रहे हैं जी कि इसकी जो अबेटमेंट टू सुसाइड हुआ है, इसने सुसाइड किया है क्रुएल्टी के बेस पर, वो आपकी वजह से, आपके और आपके रिलेटिव की वजह से किया है। आप प्रूव करो अब कि आपकी वजह से नहीं किया है, हम तो प्रिज्यूम कर रहे हैं। ऐसा चला मामला। कौन कौन से सेक्शंस है मे प्रिज्यूम में, सेक्शन 88, 89, 90, 92, 93, 117, और अब आ गया तुम्हारे पास 119, है ना। ये सारे हो चुके हैं 119 में, ये सारे स्पेसिफिक हैं, ये सारे स्पेसिफिक हैं, है ना। 119 थोड़ा सर्टेन है, जनरल है, कहना मतलब कि ये जनरल बातें हैं, ऑब्वियस इसमें कोई भी प्रिज्यूम करेगा। तो कोर्ट को परमिशन दे रहे हैं प्रिजम्पशन की, लेकिन इसमें 119 में जो इलस्ट्रेशन इस्तेमाल किए हैं उसको आप लॉ नहीं मान रहे हो। पढ़ा था एक केस लॉ जिसमें क्या कहा था कि इलस्ट्रेशन भी एक लॉ होती है नॉर्मली, लेकिन यहां पर लॉ की तरह, क्योंकि अगर हमने लॉ मान लिया तो मे प्रिज्यूम हाँ क्या तो शायद प्रिज्यूम बन गया। बात समझ में आ रही है, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसमें टोटल 2 सबसेक्शंस हैं, है ना, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में क्या है, इलस्ट्रेशंस, ठीक है। सबसेक्शन 2 में क्या है, उन्हीं इलस्ट्रेशन के एक्सेप्शन कह सकते हैं, है ना, लेकिन कंसीडरेशन कह सकते हैं इसको हम, कि आप जब भी ऐसे इलस्ट्रेशन से एग्जांपल या कुछ प्रिज्यूम करें तो इन बातों को भी कंसीडर कर लें बस, ठीक। कौन कौन से इसमें, ए से लेकर बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। इसमें क्या है, फर्स्ट, ए के साथ फर्स्ट, बी के साथ सेकेंड एंड थर्ड, सी के साथ फोर्थ, अभी तक है, अभी तक है, बाकी डी के साथ फिफ्थ, ऐसा चल रहा मामला, ठीक है। अभी हम कहां पर हैं, हम लोग हैं सी पर, बी हो चुका है, हम हैं सी पर। इलस्ट्रेशन सी के साथ सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 का फोर्थ पढ़ना है ना। तो बी में क्या था, एक्म्प्लिस का लॉ और कोरोबोरेशन का लॉ पूरा हो चुका था। अब आया है नया लॉ। ए में क्या था, स्टोलन प्रॉपर्टी का लॉ, ठीक, दोनों हो चुके हैं, तीसरा करो, हटा दो उसको, लिखो ओ 1 2 3, चलो अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं, दरवाजे खुल गए, चलो 119 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, इलस्ट्रेशन सी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंट ऐसे शब्द आ जाएं तो इसका मतलब क्या रख सकता है,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, तो यहां पर जो लॉ डिस्कस करेंगे वो करेंगे करेंगे टच करेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लेकर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मे प्रिज्यूम का सेक्शन 119 सेक्शन 1 इलस्ट्रेशन सी। हम बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है आपने यू आर अ ड्रॉ आप यू आर अ कौन हु इज मेकिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, हु इज ड्राइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टू अनदर पर्सन। ड्रॉवर, ड्रॉवर हाँ कह सकते हैं। दूसरा एक्सेप्टर, यू आर अ ड्रॉवर, सामने वाला एक्सेप्टर। यू आर बेसिकली कमांडिंग अनदर पर्सन। लिखो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब लिखो पहले, उसके बाद पढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखो। Bill of exchange means an instrument in writing, containing an unconditional order, conditional नहीं है ध्यान रखना, unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay on demand क्या? a certain sum of money। ठीक है, ठीक है। directing a certain person to pay on demand a certain sum of money। आई एम द मेकर। ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने चेक फाड़ के किसी एक बंदे को दे दिया। आई एम द मेकर। चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने उसको दे दिया, आई एम द मेकर। आई एम डायरेक्टिंग टू हुम? टू द बैंक। अनकंडीशनल है। अब उसके बाद क्या जाना है कि उसको बस जाना है चेक को एनकैश कराना है, इसमें कराना है। तो मैं अगर चेक लेके वहां जा रहा है तो वो एक मेरे कमांड है एक तरीके से, अनकंडीशनल है। अकाउंट पे लिख दिया उस पर, मतलब कंडीशनल है, उस पर लिख दिया मैंने अकाउंट पे ही, खाली कंडीशनल है। बात समझ में आ रही है? तो अनकंडीशनल होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह, बिल ऑफ चेक वगैरह, ये सारे क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। और मैं कैश की बात यहां पर नहीं कर रहे। आगे क्या बोल रहा है ये? अभी जो पनिशमेंट के बाद में आएंगे, पहले इसको समझो। A bill of exchange accepted or endorsed was accepted or endorsed for good consideration। ठीक है, मतलब कोर्ट में गए हैं भाई साहब एक, ठीक है, वहां लाकर उन्होंने कहा है कि सर ये चेक था ये बाउंस हो गया। ठीक है, नेगोशिएशन लग गया वाला कहानी है। ठीक है, ये बाउंस हो गया। अब उसको ये प्रूव नहीं करना है कि बदले में मैंने इससे, मतलब जिसका मेरा चेक है ना, मेरा चेक है उसके पास, तो मैंने भी बदले में कुछ लेने की दिया है इससे। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि अगर उसका चेक तुम्हारे पास है तो बदले में आपने कुछ काम किया ही होगा। बंदा कोई खामखा पैसे नहीं दे देता। ये नहीं मांगे चोरी से ले आया, फलाना ले आया, ढिमकाना ले आया। कोर्ट में प्रिज्यूम, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? आप पर। आपको प्रूव करना है कि सर चोरी से आया था चेक, इसने चेक दिया नहीं था, सर इसने सामान तो मुझे दिया नहीं, चेक ले गया मेरे से, समझ से मैंने स्टॉप पेमेंट कर दिया, जो भी कारण है। बात समझ में आई? इसको हिंदी में लिखो, ठीक है। और जिस लॉ पर, जिस प्रिंसिपल पे ये बेस है, ठीक है, वो प्रिंसिपल लिखो। लैटिन मैक्सिम लिखो, ओमनिया PRAESUMU NTUR, ठीक है। प्रिजम्पशन बोल लो, प्रेअजम्पशन, ठीक है। राइट ऐसे, RITEEACTA, कैसा खत्म ही नहीं हो रही है ना। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल,
मतलब क्या है इसका, लिखो, ऑल थिंग्स आर प्रिज्यूम्ड, ऑल थिंग्स आर प्रिज्यूम्ड, ठीक है, और से प्रिज्यूम टू बी डन इन, टू बी डन इन ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस मतलब अगर आपके पास चेक है तो बदले में उसने, मतलब आपने भी कुछ काम किया होगा तभी उसने आपको पेमेंट करी है चेक के फॉर्म में या बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपको अपने अकाउंट वहां गए, खाली चेक दिखाना भी, खाली बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रिजम्पशन मान सकता है कोर्ट, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट देखो सर, देखो मैंने ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी, इन दिनों ये हुई थी, उसके बाद इसे चेक दिया है, अब ये मामला खराब हो चुका है। बात समझ में आ रही है? जरूरत ही नहीं है, चेक दिखा दिया बहुत है, प्रिजम्पशन आपके फेवर में आ गई। अब उसको बुला के पूछा जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, अब बताओ क्या दिक्कत हो रही है। अगर इसका चेक तो बाउंस हो गया, इस चेक से बात बनी नहीं, चेक तो आपने शॉर्ट पेमेंट करा दी, आपने फ्रॉड कर दिया, जो भी कहानी है, तब अपनी कहानी बताएगा। तो प्रिजम्पशन ऐसे चलेगी काम, बर्डन ऑफ प्रूफ अपॉन द पर्सन हु मेड द चेक, द मेकर। बात समझ में आ गई? अब लिखो सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। ये क्या बोलता है बेसिकली, सेक्शन 118 कहता है, सेम बात कहता है, ठीक है। सेक्शन 118 ऑफ, या तो रहेगा ना वो 119 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, वन है, लिखो इसमें पहले, लिखो, एनी बिल ऑफ एक्सचेंज वाज एक्सेप्टेड, एनी बिल ऑफ एक्सचेंज वाज एक्सेप्टेड और एंडोस्ड, और एनी बिल ऑफ एक्सचेंज, BOE लिख लो इसको, ठीक है, BOE वाज एक्सेप्टेड और एंडोस्ड, मेड और ड्रॉन, इसमें दो वर्ड और डाल दिए इसने, मेड और ड्रॉन, ठीक है, मेड और ड्रॉन फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन, फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन, ठीक है। सेम बात कह रहा है ये वाली, सेम बात कह रहा है ये वाली, लेकिन इसके लिए को ब्रैकेट में कि यहां पे है शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, ठीक है। अब दिक्कत हो सकती है कि 119 कह रहा है मे प्रिज्यूम और ये कह रहा है शैल प्रिज्यूम, तो क्या मानेंगे? शैल प्रिज्यूम। अगर किसी एक बात को स्पेसिफिक बात बोला कि ये तो सेंट्रल लॉ है ना, वो स्पेसिफिक लॉ है ना, बात समझ में आ गई, तो हम क्या मानेंगे? शैल प्रिज्यूम, ठीक। आगे इसके अलावा सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एक बात बोलता है, सेक्शन 139 द फेमस सेक्शन, सेक्शन 139 चेक बाउंस केस होते हैं ना, चेक बाउंस केस कौन किस में होते हैं? 138 में, 138 में चेक बाउंस के केस को लेकर प्रिजम्पशन चलती है कि अगर चेक लेके गए हैं तो प्रिजम्पशन है कि उसी का, उसने ही कंसिडरेशन में चेक दिया होगा, और लीगली रिकवरेबल डेट पर लिखो इसके बारे में, लिखो, प्रिजम्पशन इज टेकन दैट, प्रिजम्पशन इज टेकन दैट अ लीगली रिकवरेबल डेट, क्या वर्ड इस्तेमाल किया? लीगली, लीगली रिकवरेबल, रिकवरेबल डेट जो है, ठीक है, लीगली रिकवरेबल डेट वाज टेकन बाय पर्सन, वाज टेकन बाय पर्सन, ठीक है, whose check, whose check, CHEQUE है, check is presented, is presented, है ना। मतलब क्या? आपने जी 138 में, तो 130 के केस जब भी नए नए वकील बनते हैं ना, है ना, पता है नए नए वकील बनते हैं तो 138 केस बहुत दिए जाते हैं। ये 138 के बहुत बड़ा लॉ नहीं है, कुछ ऐसा खास लॉ नहीं है, बहुत बड़ा लॉ नहीं है, लेकिन आसान है कंपैरेटिवली, कि साइन उसके हैं, डेटेड किसी और के हैं, मैंने जब किया था, है ना। फॉर एग्जांपल एक वादा किया था कि मैं तेरी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, है ना, वो ठीक है जी, उसने चेक फाड़ के दे दिया, नौकरी लगी नहीं,
नौकरी लगी नहीं, तो उस केस में 138 का केस चेक और बाउंस का बाउंस हो गया, उसकी नौकरी लगी, उसका चेक बाउंस हो गया, बढ़िया बात हो गई, टेट फॉर टैट तरीके से हो गया, उसने केस डाल दिया 138 में, सक्सीड करेगा? ऑब्वियसली लीगली रिकवरेबल थोड़ी है। कैसे मैं चरस के पैसे दिए थे, चरस ने मिली नहीं वहां, कह रहा सर इसलिए उसने केस हटा लिया मेरे ऊपर चेक बाउंस का, एक ही बात होती है। तो कोर्ट पहले ही मना कर देगा, जो चेक बाउंस केस लेके आएगा आपकी जो डेट है, जो डेट जिस डेट के लिए उसने पेमेंट करी है वो डेट आपकी लीगली रिकवरेबल है, कहता ना जी, कहता फिर बात समझ में आ रही है। साइन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत भर के लॉ है, राउज एवेन्यू कोड वगैरह अलग ही कोड बना के भरभरी के साथ है इसके। प्रिजम्पशन क्या चलती है कि अगर जिसके पास चेक है वो लीगली रिकवरेबल है। आप अपनी कहानी जब प्लेन डालते हो तो लिखते हो पूरी कहानी, वो कहानी लीगली रिकवरेबल है, 6 महीने कहानी वो सारी आती है। ये समझ में आया? ये वाली प्रिजम्पशन क्या थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर, ये है स्पेसिफिकली चेक्स को लेकर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर प्रिजम्पशन नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर प्रिजम्पशन नहीं है। यहाँ पर 139 में चेक को लेकर है, चेक बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत सारे हो सकते हैं ना, उसमें चेक को लेकर स्पेशल बात करी है। बात समझ में आ गई? ये कहानी समझ में आ गई? चलो एक और चीज, अगर कोई वो गया बिजनेसमैन गया है ना अपना प्रॉमिसरी नोट लेकर कि सर इसने जो पेमेंट मैं इसने करी थी वो पेमेंट गलत करी थी, है ना, ये जो प्रॉमिसरी नोट है गलत है प्रॉमिसरी नोट, तो कोर्ट क्या कर सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है, तो हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, उसने कुछ पैसे लिए, उसने कुछ काम करा है, तुमने कुछ काम करा है और चेक इशू करा है, या उसने वो अमाउंट इशू करा, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करे, अब वो बाउंस हो गया, खराब हो गया, तो उसको बुलाओ अब, अब उसको बुलाया गया, उसको पूछा गया, अब उसको प्रूव करना है, वहीं पता लगा बिजनेसमैन है, कोई बैगर है, कोई भिखारी है, कोर्ट प्रिज्यूम ही नहीं करेगा, मे प्रिज्यूम में है ना। क्या ऐसा चेक में कर सकता है? वो चेक में नहीं कर सकता है, शेल प्रिज्यूम है। बात समझ में आई? अगर चेक प्रेजेंट किया है, भले ही बैगर हो कोई भी हो, कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा, है ना, कि आपने उसके नाली साफ करने के लिए, क्या पता आपने चीजें करने के लिए, किसी काम के लिए उसने आपको चेक दिया, बोला कैश नहीं पड़ा मेरे पास, चेक ले ले, चेक बांट दिया 10 रुपए का, वही बाउंस हो गया, भिखारी पहुंच गया कोर्ट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कोर्ट को प्रिज्यूम तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर वही बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कुछ और है, तो वहां पर कुछ आए तो मे प्रिज्यूम, तो शेल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में ये फर्क हो गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आगे लिखो इसमें, नेक्स्ट 119, तो कौन सा लॉ हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर कायदे से? एक तो ये जनरल लॉ हो गया सी, ठीक है, और 118 और 139 130, तो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता वो है, ठीक है। अब इसके दूसरे वाले पे आओ, मतलब 139 119 साथ में पढ़ेंगे, 119 सेक्शन 2 और 4th, आओ 4th में देखते क्या बोल रहा है। बड़ी अजीब ही बात बोल गया, है ना, काफी अजीब बात बोल गया। सुनो, वो कह रहा है, ए द ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वाज अ मैन ऑफ बिजनेस। मैन ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेसमैन, है ना। अच्छा, मैन ऑफ बिजनेस और बिजनेसमैन का मतलब फर्क क्या है? यहाँ पे जो कहना चाह रहा है वो बिजनेसमैन तो है ही, वो मैन ऑफ बिजनेस मतलब सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखता है, अच्छा है बुरा है क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैन ऑफ बिजनेस अपने काम से काम है, बिजनेसमैन अलग कहानी होती है, समझ, बिजनेस सुन के अलग लगता है कि बिजनेसमैन काम करता होगा, मैन ऑफ बिजनेस अपने काम से काम, सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, मतलब ये आदमी फलाना ढिमकाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या, वो माइंड इज ओन बिजनेस, ठीक है ना, माई चेक इज माई चेक, नन ऑफ योर चेक, है ना। चलो बी द एक्सेप्टर, ठीक है, वाज अ यंग एंड इग्नोरेंट पर्सन। ये कितने तरीके से इस्तेमाल किया है, बी अ यंग एंड इग्नोरेंट पर्सन इस्तेमाल किया है। इग्नोरेंट मतलब लाइफ में सीरियस नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं है, ठीक है चल रही है गाड़ी, इग्नोरेंट तो यही हो गया ना, यंग एंड इग्नोरेंट पर्सन, है ना। यंग एंड इग्नोरेंट पर्सन कंप्लीटली अंडर एज इन्फ्लुएंस, है ना। एग्जांपल लेते हैं, है ना, अजीब है ना, बहुत अजीब है, सुन लो बस, सुन लो एक तरीके से, है ना। क्या है, ए है,
ठीक है, ये मैन ऑफ बिजनेस है, MOB है ये है, ठीक है, ये है यंग और इग्नोरेंट। ठीक है, क्या हुआ, साल भर काम किया इसने इसके लिए 10,000 तनख्वाह के ऊपर। ठीक है, कितना बनता है इसका? ठीक, इसका बन गया तो ऐसा सही है, सर सही है, सही है। एक भी से खुद 10,000 तनख्वाह कोई तनख्वाह होती है? ठीक है, 1,20,000 ऐसे ही ऐसा। ठीक है, उसमें भी इसने इसको साल के लास्ट में 50,000 देकर, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में रफा दफा कर दिया। अब ये कौन है? यंग एंड इग्नोरेंट। खुश हो गया इतने में, क्या जो भी आया आया तो सही, 50,000 एकदम से हाथ में आकर खुश हो गया तो आगे बढ़ो। ठीक है, मान लो मैटर कैसे भी करके इसके भाई को चल गया पता, भाई लॉयर था एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, है ना, ठीक है, और उसने केस कर दिया। ठीक है, अब भाई कौन है और ये बंदा कौन है, अपने हिसाब से लगा लो। हमारे यहाँ भी तो हैं जिनके भाई लॉ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को पता है। ठीक है, उसने कर दिया केस। अब वो केस जब कोर्ट में गया तो क्या कोर्ट इसको गुड कंसिडरेशन मानेगा जो इसने इसके लिए किया है? क्या एडिक्वेट मानेगा इसको? मतलब उससे चेक दिया है 50,000 का, वो उसको मना कर सकता है कि भाई ये ठीक चेक नहीं है? चेक तो ठीक है, मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन ये गलत है, फ्रॉडुलेंटली काम हुआ है, तो ये चेक ही हटाओ पूरा का पूरा, एडिक्वेट अमाउंट में आपको पे करो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? खाली ये कंसीडर करना कि हाँ भाई चेक इशू किया है तो कुछ इसने किया ही होगा, वो तो बात अलग कहानी है। हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं इस वक्त कि एडिक्वेट नहीं है जी। बात समझ में आ रही है? आपने चेक इशू किया 50,000 का, फिर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आपने गलत किया। बात समझ में आ गई? बात समझ में? खाली ये कंसीडर करना कि इसको बाद अगर चेक है तो कुछ ना कुछ इसने इसके लिए किया ही होगा, वो कुछ नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? There is no good consideration, ample number of great consideration, best consideration, good, better, best consideration. बात समझ में आई? पॉइंट समझ में आ गया? This is the best I could do to explain this. इसके अलावा मुझे खुद समझ में आया तो एक्सप्लेन किस तरह करूंगा, थोड़ा अजीब है। स्टोरी प्रिज्यूम्ड है, अजीब सी बात है भाई, कहानी कभी सामने आई है ना, तो कोर्ट को ये पॉइंट समझ में आ गया। कल को अगर जज बनोगे तो फिर अरे बनोगे मतलब बनोगे, कंफर्म बनोगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, और मैटर को क्या लोगे प्रिजम्पशन के टाइम पर, कि हम प्रिजम्पशन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम इसमें कुछ और चीजें और ऐड कर रहे हैं और ये चेक ही हटा रहे हैं, पूरा दोबारा चेक इशू करेंगे आप इसको एडिक्वेट अमाउंट का। ठीक है, क्या आपने प्रिजम्पशन ले ली, इसका मतलब क्या, अब सामने वाले को प्रूव करना है कि नहीं चेक गलत इशू हुआ था, चेक ये हुआ था वो हुआ था। आप ये प्रिजम्पशन ले ही नहीं, आपके सामने कहानी दूसरी आई ना, ये चेक ही गलत इशू हुआ है, अमाउंट ही सही नहीं है, रिकवरी के लिए और अलग किए चालो भाई साहब तुम। बात समझ में आ गई? पॉइंट समझ में आ गया? नहीं होगा, ये देखो अ ड्रॉर, फोर्थ वाला, A, the drawer of bill of exchange was a man of business. B, the acceptor was a young and ignorant person completely under age influence. तो इलस्ट्रेशन में जनरल लॉ है, क्या आप गुड कंसिडरेशन मानोगे? डी में 4 में क्या आ गया, उसका एक्सेप्शन तरीके से आ गया ना, तो नहीं माने ना, ये तो लॉ है। ऊपर क्या लिखो, 2 पे आओ, इसका लाइन पढ़ो, सब्सेक्शन 2 की शुरू में लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, द कोर्ट शैल ऑल्सो हैव रिगार्ड टू सच फैक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रिगार्ड का मतलब ध्यान में रखेगा, इन कंसीडरिंग वेदर सच मैक्सिम डू और डू नॉट अप्लाई। ठीक है, तो कंसीडर करके मतलब उल्टा भी आ सकता है वो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये तो बहुत शुरू की बात हो गई कि हम 2 में सब क्यों पढ़ रहे हैं और 1 में वो सब क्यों पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे मत आए,
क्योंकि चलो इसके नोट्स ऐसे ले लेना। मैंने क्या लिखा है इसमें, मिस्टर ए मालिक और मिस्टर बी काम करने वाला छोटू, ठीक है। मिस्टर ए ड्रॉवर, मिस्टर बी एक्सेप्टर, ऐसी पूरी कहानी लिखी है हिंदी में, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ के तो घंटा समझने किसी का नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, कौन सी ब्रदर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। उसको डिकोड करा है हिंदी में, डिक्टेट नहीं कर रहा, फोटो ले लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। कौन से वाला, ई डी, ओ वाओ बढ़िया है डी, डी अच्छा है। पढ़ो पहले खुद ब खुद, अपने पूरा दिमाग लगा लो, फिर मेरे से पूछो, नहीं भीख मत मांगो, मुझसे पूछो कि सर समझ नहीं आया बताओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। हाँ तुम लोग पढ़ो, तुम लोग, मैं बोलता रहूंगा। ओके नहीं करो डिस्टर्ब। चलो पढ़ लिया, हाँ बोलो। इसमें ये कह रहा है कि जो मान लो कोई भी चीज है, हाँ वो मतलब उस समय पर दिखाई नहीं है। एक तो तुम्हारे बोलने से ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा कि भाई ये लड़के ने जवाब दिया, बड़ा इंटेलिजेंट जवाब दिया, तो धीरे बोलो, फिर वो चिल्लाएंगे हमसे। हाँ चिड़चिड़ हो गया, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ हाँ जैसे कोई भी चीज है, कोई इस समय का मतलब कोई भी टाइम पीरियड होता है, कोई भी चीज का टाइम पीरियड होता है, उस समय के भीतर पता है कि वो चीज है, उसका कोई भी एविडेंस दिखा दिया कि हाँ वो एग्जिस्टेंस में थी। अच्छा ठीक, इसके पहले लिखो रूल ऑफ कंटिन्यूटी, रूल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। और ये इसको लिखो इंपॉर्टेंट, कोड बहुत जगह ये इस्तेमाल करता है प्रिजम्पशन करके, ठीक है। और अच्छा है, बढ़िया है। अब लिखो इलस्ट्रेशन इन सिंपल टर्म्स, ये सेम थिंग थिंग कर रखा है इन्होंने, है ना। ये सेम थिंग याद भी आया था ना, याद है, ये सेम थिंग है ना, और थिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स है ना, कहाँ आया था, डेफिनेशन में तो आया था, फैक्ट की डेफिनेशन में, है ना। कोई थिंग या उनकी स्टेट, शर्ट इज अ थिंग और आयरन और प्रेस्ड शर्ट स्टेट ऑफ थिंग। लड़ाई में वो मुस गई, मुश्किल मतलब उस पर सलवटे पड़ गई, सलवटे पड़ गई, मुश्किल मतलब रूठ गई नहीं, सलवटे पड़ गई। तो ये दिख रहा है कि फैक्ट की लड़ाई हुई इनकी आपस में, बात समझ में आ रही है। Go in simple language, a thing which comma within a period, which within a period comma close, या भी क्लोज मत करो, कंटिन्यू करो, comma हटा दो वापस से, काटो उसको। within a period must ceases to exist, a thing which comma within a period must ceases to exist comma close, is still in existence, is still in existence if it is shown, if it is shown, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते छोटा सा, एक कस्टम था, वो कस्टम फॉलो होता आ रहा था मेरे परिवार में, पुराने टाइम में फॉलो होता रहा था वो कस्टम, लेकिन 1900 के बाद से, है ना, वो उससे कोई पुख्ता तौर पे नहीं है कि ये फॉलो होता था कि नहीं, तो कोड प्रिज्यूम करेगा कि कस्टम फॉलो होता ही होगा। बात समझ में आ रही है।
बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल ये दो रिवर है, ये रिवर एक ही है, ये दो गांव है, ठीक है, कैसा रिवर तो एक ही, ठीक है, एक्स और वाई। अब क्या कोई मान लो कोर्ट के सामने केस आया इसमें कहा कि सर एक्स गांव जो है वाई गांव की लड़ाई है, जो भी कहानी है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि पिछले ये जो एक्स और गांव हुआ करते थे वो आपके 2000 की बातें हैं, आज भी एग्जिस्ट करते ही होंगे, जाके किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, वहां जाओ भेजो देख क्या हुआ कि नहीं है, प्रोवाइडेड कोई बाढ़ ना आ गई हो, कोर्ट ने कंसिडर करा बाढ़ आ गई फलां आ गया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर कोई चीज कंटिन्यूटी में आती रही है और दिख रहा है कि एक्स खत्म नहीं हुई है तो मानिए कंटिन्यूटी में हो रखी होगी, भले ही उसका पुख्ता तौर पर सबूत नहीं है कि वो है कि नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बात समझ में आ गई? ये कहाँ इस्तेमाल करता है कोर्ट जनरली लॉ में, वो देखेंगे अभी। अब इसको इतना लिखो, हाँ ये प्रूव करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस में है, थोड़ा सा प्रूव कर दो बहुत, मतलब अगर नहीं भी है तो वो प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ एग्जिस्टेंस में। तुमने ये प्रूव कर दिया कि सर 2000 में था, तो अब ठीक है मान लेंगे हम आज भी है, तो अभी है कि नहीं है वो प्रूव नहीं करना पड़ेगा, तब था, खत्म हो गई बात। बात समझ में आ गई? नहीं है, नहीं है, वो उल्टा प्रूफ, जिससे बड़ा प्रूफ आएगा वो उल्टा प्रूफ करेगी, नहीं एग्जिस्ट करती भाई, ये देखो प्रूफ, कोर्ट ने तो मे प्रिज्यूम से ही तो होता है, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, अब आप प्रूव करो कि नहीं है। जो राम मंदिर का मुद्दा है वो आपका नेक्स्ट जो है वो है, अगला जो वो है डी में नहीं ई में है वो, है ना, जुडिशियल और वो सब में। ये यही प्रूफ किया ना कि उस टाइम पे था, अभी है कि नहीं है फिर वो तो प्रूफ ही करना पड़ेगा, कह सकते हैं, पर कोर्ट ने प्रिज्यूम किया नहीं, कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि था, उनको प्रूव करना नहीं पड़ा कि भाई यहाँ पे राम मंदिर था। ये केस इन्होंने कि राम मंदिर में केस ये एग्जिस्ट था, ये थोड़ी मान रहा कोर्ट ने, ये हमने प्रूव करा है या हिंदुओं ने प्रूव करा है कि एग्जिस्टेंस में था, कोर्ट ने प्रिज्यूम नहीं करा इस चीज में, ठीक है। उनका मेन प्रिज्यूम में क्या हुआ? मौत थी, तुम प्रिज्यूम करो। देखो ना उसमें क्या लिखा है, अगर आपने वो एग्जिस्टेंस लिखा है ना, एग्जिस्टेंस में एक्चुअली में क्या था, बाबरी मस्जिद जो डिमोलिश हुई, तो एग्जिस्टेंस में तो वो मानेंगे हम, उससे पहले की कहानी थोड़ी प्रिज्यूम कर सकते हैं, तो प्रिज्यूम थी कि वहां बाबरी मस्जिद थी, तुम प्रूव करो कि एक्चुअली में वो था। बात समझ में आ गई? हालांकि ये केस इसका नहीं है, ये ई का है। अब लिखो इसमें केस का नाम लिखो, बलराम प्रसाद, बलराम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बलराम, क्या लगता है कौन से स्टेट का होगा? वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार। 1997 सुप्रीम कोर्ट, 1997 सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है वो लिखो, ठीक है। और अच्छी बात बोली है, कोर्ट हेल्ड दैट क्रुएल्टी है ना इज एन कंटिन्यूइंग ऑफेंस, रोज सुबह शाम करनी पड़ती है भाई साहब क्रुएल्टी, ये मतलब ऐसा नहीं है, अभी सुनो क्या है, और तेरी मजा ही आ गया। क्रुएल्टी इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस एंड प्रिजम्पशन कैन बी टेकन, and presumption can be taken under illustration D of 114, अब can be taken under illustration D under 114, अब 119 अब हो चुका, पहले 114 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप क्रुएल्टी कर रहे हो आपने छोड़ दी है ना तो हम मानेंगे कि भाई अब नहीं करते होंगे, आप रोज रोज की दिखाओ क्रुएल्टी, मैं सुबह मारा था शाम को मारा था, बस सुबह ऐसे मारा था शाम को इससे मारा था, है ना, मैं कमेंडेड टॉर्चर कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश में लगाऊं सर, तब जाकर यहाँ तक पहुंचा हूँ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान केस था सन 2000 में, 2000 में केस था, प्रूव हो चुका, क्रुएल्टी में पकड़ा गया, वो प्रूव्ड हो चुका, कन्विक्ट हो चुका, आज अगर उसकी लेडी मतलब उसकी औरत कोर्ट में केस लेके क्रुएल्टी करी है, इसने क्लास थप्पड़ मारा था, ठीक है, तो क्या करोगे आप? प्रिज्यूम करोगे ना,
कोई इंसान जो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है उस चीज में, प्रूव हो चुका है, तो ऑब्वियसली माना ही होगा ना यार, तो प्रिज्यूम करेगा। अब उसको प्रूव करना है कि मैंने नहीं करी है। बात समझ में आई? कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं आज करेंगे कल नहीं करेंगे, या जिस दिन नमक तेज हो उस दिन करेंगे बाकी दिन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं तुम्हें स्पेसिफिक नहीं कह रहा, वैसे ही कह रहा हूं। चलो, एक तो हो गया क्रुएल्टी वाला केस। अगला लिखो, ऑल्सो। ऑल्सो एग्जाम्पल ले चुके हम। अ कस्टम, अ कस्टम, ठीक है, which was in existence in 1969। कोई पर्टिकुलर ईयर, मतलब ऐसा पर्टिकुलर ईयर में नहीं कि सर इसी साल तक होगा, तभी एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, ठीक है। इन 1969 will still be continued unless proved contrary, ठीक है। बात समझ में आ गई? कस्टम जो एग्जिस्टेंस में था, मानेंगे कि हाँ भाई ठीक चलता आ रहा है ना। मेरे नाना नानी नहीं, मेरे दादा दादी के टाइम पर मेरे को कस्टम वो लगेगा ना। नाना नहीं क्या मतलब, दादा के टाइम का कस्टम लगेगा वहां, और उसने प्रूव कर दिया कि हाँ ये कस्टम था। अब मैं तो ये प्रिज्यूम है कि ये कस्टम इनका होगा ही होगा। वो कस्टम ठीक है गलत है क्या है वो कहानी दूसरी है, प्रिज्यूम से ही बात कर रहे हैं बस। बात समझ में आ गई? इसका जो दूसरा व्यू है वो कौन से सेक्शन में है? इसी में है 2 के 5 में, 5th में ही है। हाँ, क्या है वो? नदी वाली कहानी, ठीक है। नदी वाली कहानी जो बताई थी वो सेम है, ठीक। मतलब क्या है कुल मिलाकर, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख लो, ठीक है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस को ध्यान में रखकर प्रिजम्पशन करो, ठीक। ठीक, क्लियर हो गई? ए में क्या था वो रिवाइज करो। ए में क्या था? स्टोलन प्रॉपर्टी का। बी में क्या था? एक्म्प्लिस का लॉ और कोरॉबरेशन का भी साथ में था। कौन सा सेक्शन साथ में पढ़ रहे थे? 138। सी में क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज। डी में क्या आ गया? कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ई पे आओ, ठीक है। ई में क्या है? जुडिशियल, इसको लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जुडिशियल आ गया ना, जुडिशियल आते तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड। जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट हैज बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड, ठीक है। फिर से लिखो क्या? लैटिन मैक्सिम, लैटिन नहीं लैटिन। चलो पहले मुझे पहले वाली मैक्सिम क्या बताओ, क्या है? क्या सर ओमनिया पॉमनिया करके कुछ थी? लो जी, ओमनिया क्या 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 नहीं छोड़ो, स्पेलिंग बताओ, बोलो। PRAE, ओके। AE और SUMUNTUR, ठीक है। प्री एजम्प्टर, कुछ ही कर लो ऐसे तो, है ना। अबे लैटिन बोलना तो नहीं सीखना ना, ठीक है। चलो राइट बोलो, RITE, आगे एट लिखो, ET, ठीक है। मैं दोबारा लिखाऊंगा ये वाली, ये दूसरी है, ठीक है। सोलमनिटर, SOLEMNITER, ठीक। अब बताओ ESS क्या था? वो कंटिन्यू करो वहां से आगे। AC
टी ए, ये है। चलो तो इसमें दो वर्ड और ऐड हो गए, कौन कौन से? ये एट पे ऐड कर दिया आपने इसमें, है ना? ठीक है, इसका मतलब है सोलमली, LEMNLY, ठीक है। नहीं, हम टेढ़ा लिखेंगे, हम उल्टा उल्टा लिखेंगे, इसका मीनिंग लिखो। इन दो वर्ड से क्या डिफरेंस आया पहली वाली में और इस वाली में, ठीक है। मीनिंग लिखो, एवरीथिंग इज प्रिज्यूम्ड, एवरीथिंग इज प्रिज्यूम्ड टू बी डन करेक्टली एंड सोलमली, करेक्टली एंड सोलमली, ठीक है। या तो ये क्या लो, और दूसरा क्या मतलब निकल सकता है, और everything is presumed to be against the wrongdoer, ठीक है। चलो सवाल बताओ, जब एक केस हुआ था ना, कौन सा वाला? संविधान का केस, 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या हुआ था उससे? आर्टिकल, जन केस का नाम होता ना 100, इंदिरा साहनी कॉम्प्यूटर की एक ही कहानी, नहीं बताओ, नहीं है ना? हाँ बताओ, केस का नाम बताओ। कहीं में तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट था, ये पता 2019 में आया था, ये पता था। 15 क्लॉज 6 ऐड हुआ था, ये पता था। 16 क्लॉज 6 ऐड हुआ था, ये पता था। चैलेंज हो गया था, ये पता था। वकील पूछ लो कौन कौन थे, वही पता होंगे। जजेस पता होंगे, किसी जज बेंच से पता, नाम नहीं पता बस। स्टार्ट किससे हो रहा है? स्टेट से नहीं हो रहा, स्टेट से नहीं हो रहा, ये हो रहा है जनहित अभियान, ठीक है, अभियान, ठीक है, 2019, ठीक है। अरे 15 EWS कोटा केस, EWS। अब सुनो छोड़ दो, मत सुनो। लॉ क्या, पार्लियामेंट लॉ बना दिया उन्होंने, अप्लाई करा दिया। अब कोर्ट ये प्रिज्यूम, किसे प्रिज्यूम करना? जिसे चैलेंज करा है, जिसने चैलेंज करा है उसको प्रिज्यूम करना है कि ये गलत है, क्योंकि इस वाली 119 की इलस्ट्रेशन के तहत, कौन सी डी, इलस्ट्रेशन के तहत जितने भी काम हुए हैं वो सब विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ हुए हैं। बात समझ में आई? वो जुडिशियल हो, कोई ऑर्डर हो, सब कुछ, खाली वर्ड पे मत जाओ, प्रिजम्पशन समझो बस। खाली जुडिशियल और ऑर्डर ऑफ द समथिंग लाइक दैट ऐसा नहीं है। कोई भी लॉ, कोई भी काम हुआ है वो लॉफुली हुआ है, ये मान के चलेंगे। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार ऑफिस से आपने सेल डीड प्रेजेंट करी, तो ये प्रिजम्पशन है कि उसने सही तरीके से काम, अपनी स्टैम्प लगाई है, इसने रजिस्टर जो करा है सेल प्रॉपर्टी को वो ठीक करा है, ये प्रिजम्पशन है। आपने अगर चैलेंज करा है उसको, तो आप प्रूव करो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो ये अमेंडमेंट गलत है, ये आपको प्रूव करना है कि विद इन लॉ नहीं है। हम तो प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सही आई है। बात समझ में आ गई? इसमें केस लॉ लिखो, केस लॉज लिखो इसमें। हरपाल सिंह, ठीक है, हरपाल सिंह, क्या लगता है कौन से स्टेट का होगा? हरियाणा, ठीक है। हरपाल, ठीक है, हरपाल सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, यूटी, स्टेट ऑफ हरियाणा लिख दिया, यूटी ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, 1978, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें लिखो where court held
कोर्ट ने हेल्ड किया क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इज प्रिज्यूम्ड, इज प्रिज्यूम्ड अंडर सेक्शन 114, ब्रैकेट में सेक्शन 114 ब्रैकेट में लिखना, नाउ 119 अंडर बीएसए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इज प्रिज्यूम्ड, ठीक है, ठीक है। एक केस और लिखो, गोविंद अनंत, गोविंद, गोविंद अनंत वर्सेस, क्या लगता है कहां का होगा? गुजरात नहीं, लिखो देशरथ देवबा, जल्दी किसी स्टेट का हो, देशरथ देवबा। कहता ये 30वां स्टेट बना हमारा, है ना, 29वां रादर। लिखो 2006 बॉम्बे हाई कोर्ट, 2006 बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे का हाई कोर्ट बना के हाई कोर्ट। इसमें क्या बोला वो लिखो, लिखो इसमें ऑफिशियल एक्ट्स, वर्ड लिखा है ना इलस्ट्रेशन में, ऑफिशियल एक्ट्स, ठीक है, इज अ वाइडर टर्म, ऑफिशियल एक्ट इज अ वाइडर टर्म, ऑफिशियल एक्ट करो कोर्ट, ठीक है, एंड इंक्लूड्स रजिस्टर्ड सेल डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड, ठीक है, तो ड्यू प्रोसेसिंग गई होगी, फोटो भी खींची होंगी, साइन भी करा होगा, स्टैम्प भी लगाया होगा, है ना, रजिस्टर्ड सेल डीड पे अप्लाई होता है ये प्रिजम्पशन, ठीक। चलो अब इसके वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आए, 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज कौन सा है, वो कौन सा है, पॉइंट 6, वो क्या बोलता है, कोई समझा सकता है कहना क्या चाह रहा है? अ जुडिशियल एक्ट, पहले सुन लेते हैं फिर बताना। अ जुडिशियल एक्ट द रेगुलरिटी ऑफ विच इज इन क्वेश्चन वाज परफॉर्म्ड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। बताओ। नॉर्मली वो सही माना जाएगा, हम्म, एक्सेप्शन केसेस में माना जाएगा कि उस पे क्वेश्चन उठाया जाए। ठीक है, और बोलो। मतलब अगर वो चीज मतलब शुरू से सही नहीं हो रही है, मतलब सही नहीं हो पा रही, इरेगुलरिटी है उसमें, तब ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते एक बार, इरेगुलरिटी है, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, है ना, और हाँ, और उस इमरजेंसी के टाइम पर बहुत सारे लॉ, 43rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, 43rd था, 42nd था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, जिसको खत्म करके 44th लाया गया था बाद में। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत बहुत सारे लॉ लाए गए थे, तो इस केस में प्रिजम्पशन नहीं ली जाती है, ये एक्सेप्शन केसेस था, जिसका मानकर क्या हो गया था, क्या हो गया था, शाह कमेटी बैठ गई थी कि इमरजेंसी क्या सही लगाई गई थी, पूरी कमेटी बैठी जिसने फैसला लास्ट में ये सुनाया कि गलत इमरजेंसी थी, एब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स था ये। बात समझ में आ रही है? तो अगर प्रिजम्पशन ले ली होती तो जिसने चैलेंज किया होता उस पर बर्डन होता कि आप प्रूव करो कि गलत है, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे और रेगुलरिटी को फॉलो करते हुए नहीं था। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो कोर्ट ने अपने आप मान ली ये बात। दूसरी बात, कई बार जुडिशियल एक्ट भी जो होते हैं वो भी आपके अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं कई बार, जैसे मतलब आपने जजमेंट पास करनी है, ये सब काम करने हैं, वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस है, उसको लगता है एक्सेप्शन या रेगुलरिटी को फॉलो करते हुए नहीं है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका हिजाब बैन केस, आपने ये प्रिज्यूम नहीं करा उसमें कि जो हिजाब बैन का ऑर्डर निकला था फरवरी में वो सही था, आपने माना गलत ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी गलत बोला। जिसने चैलेंज किया उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं था, ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे था जिसने वो ऑर्डर निकाला था, भले वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो या वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इन एग्जांपल को लिख लेना समझने के लिए। लॉ समझ में आ गया? ई समझ में आ गया? इसमें इतना ही है।
ई में इतना ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे जुडिशियल ले लो कि मान लो कोर्ट में केस गया, कोर्ट में मैं कह रहा हूँ कि सर केस क्या गया कि सर भीड़ ने एकदम से हमला कर दिया, तो पुलिस वालों ने गोली चलाई, 100 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, क्या आप इसमें तुम प्रिजम्पशन लोगे? क्या भाई 1 मरता, 2 मरता, 3 मरता, 100 लोग मार दिए, इसमें प्रिजम्पशन नहीं है कि तुमने रेगुलरली काम किया है, इसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी दिख रही है। और मैं प्रिज्यूम में क्या आप मानो या मत मानो, तो मैं नहीं मान रहा हूं। बात समझ में आई? सोर्स कहां से निकल रहा है उसका? इसका ई से, ई के भी कौन से पॉइंट से? 6 से। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इनफ। ए बी सी डी ई है ना, 5 हो गए हमारे, पांचों लॉ डिस्कस हो गए अलग अलग। एफ जी एच और आई अलग अलग जाएंगे और इनमें अलग अलग लॉ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम लगेगा, मुश्किल है आज, ठीक। इसको बंद कर दो।